तो जहाँ एपिसोड का नाम था एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602, वहाँ टेक्निकली कोई असेंबल हुआ नहीं। सारी हेवी हिटिंग व्हाट इफ की फेवरेट सुपर हीरो कैप्टन कार्टर नहीं करी, पर अच्छी बात यह है कि यहाँ नेक्सस इवेंट का रिवील अच्छा था। एक एपिसोड जो कि सेट था 1602 में, वहाँ एक शेक्सपियरियन टच था, और होगा भी क्यों नहीं। एपिसोड शुरू हुआ लोकी के शेक्सपियरियन हैमलेट प्ले के साथ। ये फैक्ट और भी मजेदार हो जाता है इस बात के साथ कि लोकी का प्ले करने वाले टॉम हिडलस्टन जाने जाते हैं अपने शेक्सपियरियन परफॉर्मेंस के लिए। इन सब के ऊपर इतने समय बाद लोकी और थॉर रियूनियन देखकर मजा आ गया। प्लस इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट कहीं ना कहीं इसके ट्रेलर ने रिवील कर ही दिया था। हालांकि इस एपिसोड में कास्टिंग के टर्म्स में इतनी स्टार पावर थी जितनी आपको अच्छे से अच्छे एमसीयू प्रोजेक्ट में नहीं दिखेगी। ओवरऑल ये फन एपिसोड है जिसके ब्रेकडाउन का मजा ही अलग है। तो दोस्तों मैं हूं सिन्हा और आज हम ब्रेकडाउन करने जा रहा हूं व्हाट इफ के 8th एपिसोड का, व्हाट इफ एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गिने चुने एक्टर्स हैं जो कि पूरी तरह कमिटेड है व्हाट इफ को लेकर, और उनमें सबसे आगे दो नाम हैं, हेली एटवेल और क्रिस हेम्सवर्थ, जिन्होंने रिलीजियसली अपनी पूरी शिद्दत से हर जगह अपनी आवाज दी है। प्लस इस एपिसोड की अच्छी बात ये भी है कि यहाँ रैग्नारॉक के बाद पहली बार ओडिन के तीनों बच्चे एक साथ दिखे हैं, पर तब भी कोई ना कोई पोर्टल में चला ही गया। तो एपिसोड शुरू होता है क्वीन हेला और उनके लोगों के लोकी के हैमलेट की परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हुए। ये इवेंट हो रहे हैं 1602 में। वैसे हैमलेट लिखी गई है 1599 और 1601 के आसपास, तो 1602 में उसके प्ले होने का सेंस बनता है। प्लस टॉम हिडलस्टन पूरी लाइमलाइट ले गए अपने वन लाइनर से। मुझे हैमलेट रेफरेंस समझ आया लोकी के अपने हाथ के स्कल को यॉरिक कहने से। हैप्पी का फ्रीक भी है यहाँ, जिससे हम मिले थे व्हाट इफ के तीसरे एपिसोड में। इन सब के ऊपर सीक्वल है व्हाट इफ के 5th एपिसोड, व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट हाइड्रा स्टॉम्पर का, जहाँ एंड में स्कारलेट विच दूसरी यूनिवर्स से कैप्टन कार्टर को खींचकर अपने यूनिवर्स लाती है ताकि रियलिटी जो कि बर्बाद हो रही है वो बच सके। पर कैप्टन कार्टर यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, एक फोररनर है जो कि फ्यूचर से यहाँ आया है, उसकी वजह से स्पेस टाइम में रिफ्ट बन रहा है। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे सीक्वल्स उतने मजेदार नहीं लगते व्हाट इफ में, पर ये सीक्वल अच्छा था दो रीजन की वजह से। पहला, यहाँ स्टार कास्ट बहुत हैवी थी। दूसरा, यहाँ नेक्सस इवेंट रिवील नहीं किया गया बल्कि नेक्सस इवेंट खुद ब खुद रिवील हुआ। यहाँ एक और बात फन थी कि कैप्टन कार्टर वॉचर को सुन सकती थी, ये मजेदार था। प्लस वॉचर का कैप्टन कार्टर को समझाना कि वो इस रियलिटी को बिलोंग नहीं करती और ये रियलिटी खत्म हो जाएगी, ये भी इंटरेस्टिंग था। कैप्टन कार्टर ऑलरेडी जानती थी कि दो यूनिवर्स आपस में जुड़े हुए हैं और वो इस रियलिटी को बर्बाद होने नहीं दे सकती। हालांकि वॉचर गलत नहीं था, ये रियलिटी डेस्टिन थी खत्म होने के लिए। यहाँ कुछ नेम ड्रॉप होते हैं कि स्पेस में रिफ्ट ने कुछ जरूरी हिस्से निगल लिए। आइल ऑफ ईगो और ग्रूट ग्रोव्स, ये सारे नाम ऐसे लग रहे हैं जैसे सीक्रेट वॉर्स की बैटल वर्ल्ड की जगहें हो। इन सब के ऊपर थॉर के पास जो सेप्टर है उसमें टाइम स्टोन है, जिसके ट्रेसेस स्टार्क को यॉरिक के स्कल पर भी दिखते हैं। अब हमें आगे पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा हो रहा है नेक्सस इवेंट की वजह से, जहां स्टीव रॉजर्स ने थैनोस के गाउंटलेट पर लगे टाइम स्टोन पर अटैक किया और खुद और बाकी एवेंजर्स के साथ पहुंचा 1602 में। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग उस टाइम बैटल में थे ही नहीं वो भी यहाँ आ गए, जैसे हेला और एंटमैन। इन सब के साथ यहाँ फेमस एंड गेम के डायलॉग वापस हमें सुनाई देते हैं, जहाँ पैगी कार्टर बोलती है आई डोंट थिंक आई विल। रॉजर्स हुड के अड्डे पर हुआ अटैक जबरदस्त था, जहाँ से सिविल वॉर वाली वाइब आ रही थी, जब पैगी और एंटमैन रॉजर्स को जाने को कहते हैं ताकि मिशन पूरा हो पाए। येलो जैकेट्स अटैक करने आते हैं यहाँ, ये बहुत फन नॉट था। प्लस डिस्ट्रॉयर का यहाँ होना फन को और बढ़ा रहा था। अब एक पॉइंट पर पैगी एक जेल सेल में मॉन्स्टर इन द आयरन मास्क की बात करती है और मुझे सही में लगा कि एमसीयू में पहली बार डॉक्टर डूम हमें यहाँ दिखाया जाएगा, पर वो ब्रूस बैनर था आयरन मैन मार्क 1 मास्क में। हालांकि हल्क शेक्सपियरियन डायलॉग बोलता हुआ जो स्मैश कर रहा था उसकी बात ही अलग थी। यहाँ वाइब्रेनियम सोर्ड थी, रेड स्कल था और क्या कुछ हमें नहीं दिखा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे थॉर वाइब्रेनियम सोर्ड के साथ लाइटनिंग पल्सेट करते हुए दिखेगा। ओवरऑल ये एपिसोड बहुत पैक था। हालांकि जब सब ठीक हुआ तब पैगी यहीं रह गई, जिससे मिलने आया स्ट्रेंज सुप्रीम। फाइनल एपिसोड एक्शन पैक्ड है, पर फिर भी कहना चाहूंगा कि सीक्वल्स व्हाट इफ का स्टाइल नहीं होना चाहिए। हाँ, असेंबल हो तो वो अलग बात है, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर उसके नए फैक्टर्स वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉमिक्स में थॉर अनवर्दी कैसे बना तो मैं आपको हमारी अनवर्दी थॉर सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।